हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी के रैपिड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मूल कर्तव्य और संविधान संशोधन। तो सबसे पहली बात मूल कर्तव्य की। देखिए, मूल कर्तव्य का मूल संविधान में वर्णन नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया, उसके बाद संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51A में समावेश किया गया। देखिए, जो प्रेरणा ली गई है मूल कर्तव्य की, वो रूसी संविधान से लिया गया है। लोकतांत्रिक देशों में सामान्यतः मूल कर्तव्य का अभाव रहा है, जापान को छोड़ करके, जबकि समाजवादी देशों ने अधिकार तथा कर्तव्य दोनों को बराबर महत्व दिया है। अब आते हैं स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति को 1976 में गठन किया गया। उन्होंने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश करी थी, लेकिन भारतीय संविधान में 10 को शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति के दो जो सिफारिशें थी उसको शामिल नहीं किया गया। एक था करारोपण से रिलेटेड और दूसरा था फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर पालन नहीं किया जाएगा तो दंड का प्रावधान, है ना। इन दोनों को शामिल नहीं किया गया। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मूल कर्तव्यों में क्या क्या शामिल किया गया है। देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, याद करना बहुत जरूरी है। पहला है संविधान पालन, उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। तो संविधान का पालन, उसका आदर्श, उसकी जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सबका आदर करना। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के जो उच्च आदर्श हैं उसको हृदय में संजोना, पालन करना, है ना। फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। फिर इसके पश्चात है कि देश की रक्षा तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना और समरसता, भ्रातृत्व भावना बढ़ाना, स्त्री सम्मान के विरुद्ध कोई भी प्रथा का त्याग करना। आप रिलेट करते चलिए इन कर्तव्यों को, है ना, तो ज्यादा जल्दी याद होगा आपको। फिर संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें तथा परिरक्षण करें। जो कंफ्यूजन होता है मेनली वो प्राकृतिक पर्यावरण से रिलेटेड और सार्वजनिक संपत्ति से रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो लैंग्वेज है मूल कर्तव्य की और जो डीपीएसपी में कर्तव्य जो लैंग्वेज है प्राकृतिक पर्यावरण से रिलेटेड, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है ना। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना और संवर्धन करना तथा प्राणियों के प्रति दया भाव। यहाँ वहां पे देखेंगे तो प्राणियों के प्रति दया भाव जो है वो मेंशन नहीं है। फिर आते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, मानववाद विकसित करना। ये जो है पुनर्जागरण से रिलेटेड है। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधार भावना, ये सब जो है नेहरूवियन थॉट से बहुत रिलेटेड है। फिर आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। वहां पे देखेंगे तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। फिर व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर सतत प्रयास करना ताकि जो राष्ट्र है वो निरंतर नई उपलब्धियां छुए। फिर जो मूल कर्तव्य है उसमें एक संशोधन हुआ, फिर वो हुआ 86 अमेंडमेंट 2002 में। इसमें ये ऐड किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, उसका शिक्षा, उनकी शिक्षा के अवसर को सुनिश्चित करना पेरेंट्स का कर्तव्य रहेगा। अब आते हैं मूल कर्तव्य की विशेषता क्या है। देखिए, मूल कर्तव्य की विशेषता ये है कि ये नैतिक कर्तव्य भी हैं और नागरिकों के कर्तव्य हैं। सिविल राइट, सिविल ड्यूटीज और एथिकल ड्यूटीज दोनों का समावेश है। फिर भारतीय परंपरा से संबंधित है। तीसरा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं, है ना। नोट करके रखिएगा, केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। फिर न्यायोचित नहीं है, आप न्यायालय नहीं आ सकते कि ये जो है व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। आलोचना किस आधार पे होती है मूल कर्तव्य की, तो कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, जैसे कि करारोपण देख लीजिए। फिर अस्पष्ट है, जैसे कि वैज्ञानिक मनोवाद वगैरह। बहुअर्थी प्रावधान, बहुअर्थी अर्थ निकलते हैं कई सारे कर्तव्यों के। फिर गैर न्यायोचित है, अब न्यायालय में नहीं आ सकते कोई अगर पालन नहीं कर रहा है तो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसे भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए ताकि अधिकार के बाद कर्तव्य रहता तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता। ठीक है, अब इसके बाद महत्व देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य का महत्व क्या है। तो देखिए, ये अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कम करते हैं। कर्तव्यों के ऊपर वर्मा समिति बैठाई गई थी 1999 में, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। तो बस आपसे ये पूछा सकता है कि वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके क्रियान्वयन हेतु कुछ विधि भी बनाया गया है, जैसे कि जो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, तो उससे रिलेटेड जो बनाया गया है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ इसके प्रावधान। तो कुछ आप देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, है ना, कुछ प्रावधान डिटेल में पढ़ के। फिर आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब आते हैं हम संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, संविधान संशोधन के बारे में कहाँ पे वर्णन है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में, है ना। भारतीय जो संविधान संशोधन की पद्धति है वो ना तो लचीला है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है, ना ही कठोर है जैसे कि यूएसए में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए, किसी भी सदन में से प्रारंभ किया सकता है संविधान संशोधन। प्रारंभ कैसे होगा, जब विधेयक रखा जाएगा उस सदन में संविधान संशोधन से संबंधित। राज्य विधानमंडल से संविधान संशोधन प्रारंभ नहीं होगा, याद रखिएगा। मंत्री या गैर सरकारी सदस्य कोई भी प्रारंभ कर सकता है संविधान संशोधन।
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि धन विधेयक के संदर्भ में होता है। जब संविधान संशोधन पे असहमति होगी तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। पास कैसे होगा? तो देखिए, दो तरीके से पास हो सकता है। विशेष बहुमत, जिसमें उपस्थित जो है वो 2/3, जितने उपस्थित सदस्य उसका 2/3 वोटिंग, लेकिन जो सदन की संख्या है उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए, है ना। एक ये संशोधन हो गया। दूसरा, अगर संघीय प्रावधान से रिलेटेड संशोधन है तो उसमें जो पहला कंडीशन है वो तो अप्लाई होगा ही, प्लस में आधे राज्य का सामान्य बहुमत बहुत जरूरी है ना। प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है वो सामान्य बहुमत से पारित करेगी। फिर जब संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, अपने पास नहीं रख सकते, उनको पारित ही करना पड़ेगा। ये कौन से संशोधन से जोड़ा गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। राष्ट्रपति के सहमति के पश्चात अधिनियम बन जाता है, जो भी विधेयक संविधान संशोधन वाला रहता है। संशोधन के 3 प्रकार हैं: साधारण बहुमत वाले, संसद के विशेष बहुमत वाले, और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल से सामान्य बहुमत से पारित। तो साधारण बहुमत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता। ये साधारण विधायी प्रक्रिया के समान ही होता है, जैसे कि उदाहरण में नए राज्य का प्रवेश करना हो, गठन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, या फिर विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति करना है ना। दूसरी अनुसूची में अगर कोई संशोधन करना है जो वेतन भत्ते वगैरह से रिलेटेड है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या बढ़ानी हो, है ना, ये याद रखिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति से रिलेटेड, फिर निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण से रिलेटेड, और 5वीं और 6ठी अनुसूची, यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। अब आते हैं संसद के विशेष बहुमत। तो देखिए, वो डिस्कस कर ही लिया, उपस्थित तथा मतदान का 2/3 जो कुल सदस्य संख्या का आधे से कम नहीं हो। कुल सदस्यता का मतलब है टोटल स्ट्रेंथ, चाहे उसमें रिक्तियां हो या नहीं हो, है ना, टोटल स्ट्रेंथ काउंट किया जाएगा। संसदीय नियमानुसार, वैसे तो जब संविधान संशोधन विधेयक आता है तो जब पारित होता है उसी समय पे बहुमत चाहिए, लेकिन संसदीय जो नियमानुसार है उसके अनुसार जो बहुमत है, विशेष बहुमत है, वो विधेयक के प्रत्येक चरण में चाहिए। जब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जब चर्चा होता है ना, प्रत्येक चरण में। फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जब संशोधन किया जाएगा तो इसी विशेष बहुमत के अनुसार संशोधन किया जाएगा। अब आते हैं संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडल की अनुमति। ये कब चाहिए होता है कंडीशन? तो जब संघीय ढांचा से संबंधित विषय होते हैं। राज्य क्या विशेष बहुमत से पारित करेंगे? नहीं, सामान्य बहुमत से, है ना। राज्यों के पारित हेतु कोई समय सीमा का वर्णन नहीं है। कौन कौन से प्रावधान इस व्यवस्था के अनुसार संशोधित होंगे? जैसे कि राष्ट्रपति निर्वाचन, केंद्र एवं राज्य की कार्यकारिणी शक्ति में विस्तार करना है, हाई कोर्ट की शक्ति और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में बदलाव करना है, जीएसटी के संदर्भ में 7वीं अनुसूची में कुछ विस्तार करना है या फिर घटाना बढ़ाना है, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कुछ परिवर्तन करना है, या फिर स्वयं अनुच्छेद 368, मतलब जो संघीय प्रावधान से रिलेटेड है। अब आते हैं संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्या की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात कि यूएसए के समान संविधान संशोधन हेतु कोई भी अलग से संवैधानिक सभा जैसा निकाय का वर्णन नहीं है। दूसरा, जो मुख्य शक्ति है संविधान संशोधन से संबंधित वो संसद के पास है। राज्य संशोधन की पहल तक नहीं कर सकते हैं, है ना, पहल भी होगी संसद से ही। फिर राज्य मंजूरी पे कोई समय सीमा का वर्णन नहीं है। फिर संयुक्त बैठक का वर्णन नहीं है। अब आते हैं संविधान की मूल संरचना। मूल संरचना का अर्थ ये है कि संविधान संसद जो है वो संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती है। यह व्यवस्था कब आया है? यह आया है 1993 में, 1973 में, है ना, 1973 में केशवानंद भारती केस में। क्या ये संविधान में वर्णन है मूल संरचना का? नहीं, वर्णन नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, संविधान में वर्णन नहीं है, 1973 में आया है, न्यायिक नवाचार है। प्रादुर्भाव कैसे हुआ वो देख लेते हैं। देखिए, शंकरी प्रसाद केस है 1951, उसमें न्यायालय ने कहा कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें संसद संशोधन कर सकती है, और आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन है वो विधि के डेफिनेशन में नहीं आता है। गोरखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय है, मतलब संसद संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए संसद जो है वो मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन कुछ प्रावधानों को संशोधन नहीं किया जा सकता है, वो है मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। इसी बेसिक स्ट्रक्चर को नेहरू गांधी जो मामला है 1975 उसमें मुहर लगा दी गई। फिर आता है 1980 का केस मिनर्वा मिल्स, इसमें भी मुहर लगाया गया, है ना। फिर आगे के जितने केस आए सब में बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरीके से स्वीकार किया गया। मूल संरचना के जो तत्व हैं न्यायपालिका ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे केस आए उसमें कई सारे प्रावधान बताए हैं कि ये मूल ढांचा का अंग है। वो लक्ष्मीकांत से आप देख लीजिएगा, जैसे कि संविधान सर्वोच्च है, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, है ना, आदि आदि। थैंक यू सो मच।